गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। सीटेट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे और बहुत सारे पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे सीटेट का। और आज हम करने वाले हैं 31 जनवरी 2021 का पेपर जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं ऑनलाइन पेपर के, ऑफलाइन पेपर के, वो सभी जो है चैनल में अवेलेबल कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। हमारा प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु तो एक अध्यापक को। तो देखिए, विभिन्न पृष्ठभूमि से जो है बच्चे जो है आते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में, तो ऐसे में जो है विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता होंगे, ठीक है। तो उन्हें जो है एक अध्यापक को किस तरह से संबोधित करना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। हमारा ऑप्शंस है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मानकीकृत कभी भी आपको वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा वो ऑप्शन जो है नेगेटिव होगा। ओके, और देखिए यदि नेगेटिव भी पूछा गया है, नहीं करके पूछा गया है, तो वही आंसर होता है। मैंने ये ट्रिक पहले भी बता रखा है आपको। और देखिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करने वाली कथन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी नहीं है, बल्कि इसे जो है बढ़ावा देनी है, क्योंकि भारत एक विविधता वाली देश है। इसमें जो है विभिन्न भाषा बोलने वाली, विभिन्न संस्कृति को फॉलो करने वाली, त्योहार मनाने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो इसको जो है हमें बढ़ावा देनी है, क्योंकि ये जो है भारत के लिए एक विशेषता के रूप में है। तो इसे जो है हमें बढ़ावा देनी है। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही। विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने से जो है सभी पृष्ठभूमि के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे और उन्हें जो है ये भी अच्छा भी लगेगा और समझने में भी उन्हें आसानी होगी। तो अधिगम करने के लिए जो है उन्हें आसानी होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी समस्या समाधान जो है उसे जो है हम किस प्रकार से जो है सुसाध्य कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। नहीं, तो देखिए विद्यार्थियों में यदि आप डर का भावना पैदा कर देते हैं, वे जो है भय में रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का जो है क्षमता उनमें विकसित नहीं हो सकती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, एक ही चीज को बार बार अभ्यास कराने से या याद कराना, ये सब जो है प्रक्रिया सही नहीं होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समस्याओं के हल हेतु अस्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर जो है समस्या समाधान क्षमताओं को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन कभी भी पढ़े तो ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे तो अंडरलाइन भी कर दिया गया है, लेकिन सभी प्रश्नों में आपको अंडरलाइन किया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन ऑलरेडी था, नहीं करना है तो नहीं ऑप्शन में विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। जो अधिगम कठिनाई से जो बच्चे जूझ रहे हैं, उन छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को जो है क्या नहीं करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बिल्कुल अध्यापक को जो है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नताएं जो है हर एक बच्चों में पाई जाती है। हर एक बच्चा जो है अलग अलग होता है, तो इसी के अनुसार से जो है योजना बनाना, ताकि उन्हें जो है अधिगम करने में आसानी हो, लर्न करने में आसानी हो। ऑप्शन 1 आपका इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यदि जटिल संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है तो अध्यापक जो है ऐसे करते हैं, तो बच्चों को जो है अधिगम करने में और कठिनाई महसूस होगी। तो इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं करना पूछा गया है, तो शिक्षक को जो है जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, जो भी बच्चों की आवश्यकता है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जो सुनने में जिन्हें अक्षमता है, परेशानी है, उनके लिए श्रव्य सामग्री, ये सब का सामग्री का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिन्हें भी आवश्यकता है उनके लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में।
तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी आपका सही हो जाएगा। इससे जो है रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए ये अब पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए श्री होगा यहाँ पे, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अति सक्रियता, असत्कर्ता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। तो देखिए जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनमें जो है अपसारी चिंतन देखने को मिलती है। वे जो है किसी एक समाधान के लिए अनेक हल ढूंढने के प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो देखिए बिना विश्लेषण के ही आप डायरेक्ट जो है अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। यदि आप जानना चाह रहे हैं, अवलोकन करने आप जा रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस चीज का अवलोकन करना है, किस चीज पर हमें ध्यान केंद्रित करनी है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुकरण नकल को दोहराना। नकल नहीं करना है और दोहराना नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अनुकरण करना उस किसी का जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है सिर्फ उसी का अनुकरण कर लेना, नकल करने से इससे जो है कोई भी जो है बच्चे जो है अब सारी चिंतन नहीं करते हैं और उनमें जो है लर्न वो नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो देखते हैं वही कॉपी करते हैं। तो ये आपका सही नहीं होगा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना भी आपका नहीं होगा। ये जो है सही अध्यापन अधिगम का सही प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ याद कर लेने से जो है बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे, जब तक वो समझेंगे नहीं चीजों को वो नहीं सीख सकते हैं, नहीं लर्न कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जो भी है उसके बीच जो है संबंध बनाना, संबंध खोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बच्चे क्या होंगे कि आसानी से सीख जाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि? तो देखिए कोई भी कार्यकलाप जो है अध्यापिका देती है तो उन्हें जो है छात्रों द्वारा जो विभिन्न त्रुटियां हुई है उसका विश्लेषण उन्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो देख लेते हैं आपके ऑप्शंस हैं। इसके आधार पर वो ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्या अलग करने के लिए जो है त्रुटियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए? नहीं, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। सिर्फ त्रुटियां जो है त्रुटियां को जो है आप सही कर देंगे तो उसी पर जो है ये निर्भर नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कहीं भी केवल शब्द दिखे ऑप्शन नेगेटिव होगा, आप समझिएगा। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दंड देने के लिए जो है वो त्रुटियों का विश्लेषण नहीं कर रही है। ठीक है, बच्चे यदि गलती करते हैं कोई भी कार्य करते समय तो उन्होंने जो भी त्रुटियां की हैं उसे जो है सुधार करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि वे जो है जो भी उन्होंने गलती की है उसे सुधार सकें और लर्न अच्छे से कर सकें। तो देखिए यहाँ पे त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तक जो है त्रुटियों का सुधार नहीं होगा, उसने जो भी मिस्टेक किया है उसके प्रति जो है विश्लेषण नहीं होगा, उसे नहीं बताया जाएगा बच्चों को, तो नहीं सीख पाएंगे। वो उसी चीज को बार बार दोहराते चले जाएंगे और वे समझेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो वो जो है उसका जो भी वो गलती कर रहे हैं अध्यापन के क्रम में, उसे जो है सुधार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। है आपका अधिगम को की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? देखिए अधिगम जो है बच्चे जो लर्न कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आप देखते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं, खुद हम अपने दोस्तों के साथ भी होते हुए देखते हैं, खुद के साथ भी कभी कभी हम ये फील करते हैं कि हम जो है तैयारी के दौरान जो है हार मान जाते हैं कि अब जो है मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप जो है क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं।
तो इससे बच्चों में भी ये देखने को मिलती है। बच्चे जो है जब पढ़ने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं, तो कभी-कभार जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं होता है, मुझे तो आता ही नहीं है। इस प्रकार से जो है उनकी मानसिकता बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो जो है अपना जो उनका जो है वो इंटरनली वो मोटिवेटेड रहे, वो जो है अपने काम के प्रति प्रेरित रहे, अपने लर्निंग के प्रति अभिप्रेरित रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, क्या आसान क्रियाकलाप दे देंगे तो उनका जो है मन लगा रहेगा? नहीं, सिर्फ आसान क्रियाकलाप देंगे तो और का जो भी क्रियाकलाप होगा और बहुत कुछ जो लर्न करना रहता है वो नहीं सीख पाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, नहीं ये आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सिर्फ याद करना जो है काफी नहीं होता है। बच्चे याद कर भी लेते हैं तो कुछ ही देर में भूल भी जाते हैं, और इससे जो है वो कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो ये भी आपका इसलिए आपका गलत हो जाएगा। बच्चे को दंड देकर, किसी भी बच्चे को आप दंड देकर, डांट कर, पीट कर उसे जो है आप नहीं समझा सकते हैं, बल्कि उसे जो है जो भी वो त्रुटियां कर रहा है उसे सुधार कर, और उसे जो है क्लासरूम में विभिन्न क्रियाकलाप कराकर और सभी वर्गों को जो है शामिल करते हुए, उदाहरण में उन्हें भी शामिल करते हुए यदि आप जो है कक्षा संचालन करती हैं या करते हैं, तो ऐसे में जो है बच्चे जो है आपके प्रति बच्चे जो है लर्निंग के प्रति आकर्षित होंगे और वे जो है अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा और वो जो है मोटिवेटेड रहेंगे। प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर यदि जोर दिया जाता है तो बच्चे का जो है अभिप्रेरणा कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखिए दिया गया है सिर्फ शर्मिंदगी और डैश दिया गया है। बच्चों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो देखिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे यदि शर्मीले हैं, वे जो है कोई भी अपना प्रश्न है वो शिक्षक के सामने नहीं रख पाते हैं, या कोई भी अपना कार्य कर लिया तो उसे दिखाने में हिचकिचाते हैं या डरते हैं, शर्माते हैं, तो इस तरह का जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, तो ये अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रभावशाली है, ये गलत हो जाएगा। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसे जो है जड़ से खत्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो है खुलकर प्रश्न करने की जो है अवसर देना चाहिए, और जो भी उनके मन में है जिज्ञासा है उनके प्रति जो है उनका जो जिज्ञासा है उसको पूछना चाहिए शिक्षक को, और उस पर जो है उन्हें हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि वे जो है अधिगम कर सके, लर्न कर सके और विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो सके। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी गलत। संज्ञान से इसका संबंध है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए शर्मिंदगी का बिल्कुल सही, जो बच्चे जो शर्मीले होते हैं उनका जो है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए शर्माना नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको खुलकर टीचर के सामने जो है क्वेश्चन करना है, बात करना है, और एक शिक्षक के रूप में भी जो है हमें बच्चों को अवसर देना है। सभी जो जिस भी पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उन्हें जो है अवसर देना है, ताकि वे जो है अपना बातों को खुलकर रख सके, उनके मन में जो भी जिज्ञासा है वो जो है प्रश्न कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम का संरचनात्मक विचार। यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो देखिए ज्ञान की संरचना में क्या होता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों का कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। देखिए जो लर्निंग का संरचनात्मक विचार होता है, यह क्या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं, सीखने के लिए जो है तत्पर रहते हैं, और बच्चे यही जो है उनके लिए अच्छी होती है और वे जो है आसानी से सीख पाते हैं। लेकिन बच्चे यदि पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहे तो वे जो है सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों की विशेष भूमिका होती है, वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, वयस्कों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर
1 करेक्ट हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधारे है, योग्यता अस्थायी है। तो देखिए, क्या योग्यता स्थायी होती है? नहीं, ये तो आपका गलत ही हो गया। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए जो है कौन सा धारणा उपयुक्त है? देखते हैं, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। यदि आप किसी चीज को जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसे बार बार यदि आप प्रयास करते हैं, उस आप अपने आप जो है उसे कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं बार बार, तो उसे जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे जो है आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। किसी भी कोई भी चीज है, कोई भी स्किल है या कुछ भी है, तो आप उसे सीख सकते हैं। बच्चा भी है, यदि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है प्रयास के बाद भी नहीं सीख सकता, बल्कि यदि वो प्रयास करे तो आसानी से सीख सकता है। प्रयास से ही हर इंसान सीखता है। ठीक है, असफलता अनियंत्रित है, बिल्कुल नहीं। यदि असफलता मिले तो उसे जो है नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि असफलता भी एक जीवन का पार्ट ही होता है। यदि कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो उसे जो है अनियंत्रित नहीं होना है, बल्कि उसे जो है गलती करके इंसान सीखती है, असफल होने के बाद ही जो है इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ठोकर खाने के बाद ही इंसान जो है सफलता उसे मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें और हमेशा जो है मोटिवेटेड रहें अपने पढ़ाई को लेकर और आगे जीवन में बढ़ते रहें। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। योग्यता सुधार्य है, बिल्कुल सही। जो भी योग्यता है जो है उसमें जो है हम प्रयास के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा जो है उसे सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में जो है जो भी योग्यता है उसका स्थायी है और दूसरा व्यक्ति जो है उसके योग्य नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि वो यदि कार्य करे, मेहनत करे और अपने लक्ष्य के प्रति जो है कर्म करते रहे तो जरूर आगे बढ़ सकता है और योग्य व्यक्ति बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो देखिए, कौन सा जो है विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देता है? देखते हैं, ऑप्शन है बारंबार परीक्षा। बारंबार परीक्षा लेने से जो है बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं, वो उनका जो है समझ नहीं बढ़ता है। बारंबार परीक्षा लेना आपका गलत हो जाएगा। अन्वेषण एवं संवाद सही है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं। पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका अन्वेषण और संवाद, क्योंकि जो है विद्यार्थियों की इससे जो है संकल्पनात्मक समझ जो है बढ़ती है। बच्चे जो है कुछ नया खोजते हैं, उसमें उसके प्रति जो है बच्चे चिंतन करते हैं और एक साथ जो है कार्य करते हैं, तो बहुत कुछ एक दूसरे से इंटरेक्शन से भी सीख रहे होते हैं और नए खोज और संवाद से जो है वे सीख रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है आपको बतानी है। आपको ऑप्शन देख लेते हैं। जब वो अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, क्या जो अधिगम है सामाजिक संदर्भ में हो तो बच्चे जो है सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं? नहीं, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, कठिनाई कहा गया है तो नेगेटिव आपको खोजना है इसमें। ठीक है, तो कभी जो बच्चे जो है सीखने में कब कठिनाई महसूस करते हैं, तो अधिगम जब है सामाजिक संदर्भ में होता है तब नहीं, क्योंकि बच्चे जो है समाज से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और सामाजिक मुद्दों पर जो है वो सीखने में उन्हें और आसानी होती है, ना कि उन्हें कठिनाई होती है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, विषय वस्तु को जो है कोई भी विषय वस्तु है उसे जो है बहुरूपों में जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे बच्चे और आसानी से सीख लेते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, यदि अलग अलग टुकड़े में जो है टुकड़ों में जो है सूचना को प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों को सीखने में थोड़ी कठिनाई आती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, बच्चे जो इंटरनली मोटिवेटेड हैं उनको वो जो है खुद सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है?
तो देखिए अधिगम जो है बच्चे कौन सी स्थिति में अधिक कर पाते हैं, तो देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मध्यम उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। बच्चे में यदि उत्तेजना नहीं रहेगा सीखने के लिए और कोई भय नहीं, ये तो ठीक है, भय नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तेजना नहीं रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। उच्च उत्तेजना, अधिक उत्तेजना भी अच्छा नहीं होता है, और उसमें भी उच्च भय हो तो बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। निम्न उत्तेजना हो, उच्च भय हो, तब तो और नहीं सीख पाएंगे। बच्चे जो है डरा हुआ है बहुत, जो है उसे उच्च भय में है, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, सीखने के प्रति जो है किसी का भी मध्यम उत्तेजना है बच्चों का, और यदि उनमें कोई भय नहीं है, उस सीखने के लिए जो है सही स्थिति होती है। सर्वोत्तम स्थिति आपका वही होगा, मध्यम उत्तेजना होगा और कोई भय नहीं होगा, तो बच्चे जो है अच्छे से सीख पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। देखिए बच्चों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, तो इस बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, तो ये जो है किस कारण से होती है, तो देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। क्या इससे जो है प्रतिरूपित किया जा सकता है? नहीं, बल्कि दोनों का जो है रोल होता है। बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसमें जो है दोनों का इसमें रोल होता है, पर्यावरण का भी होता है और आनुवंशिकता का भी होती है। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के परस्पर, बिल्कुल सही। केवल आनुवंशिकता पर नहीं होगा, केवल पर्यावरण पर नहीं होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पर, पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है किस पर प्रतिरूपित होती है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक ट्रिक मैंने आपको इससे भी पहले भी बता रखा है और आज भी बताना चाहूंगी कि जब तक मैं क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं बताती हूँ, वीडियो देखने के दौरान आप क्या करें कि उससे पहले ही आप कमेंट करके खुद का एडजस्टमेंट करें, खुद का आकलन करें कि आप जो है कितना प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट जो है इस प्रकार से आप खुद लगा सकते हैं वीडियो देखने के दौरान। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट वीडियो इस क्वेश्चन का। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो देखिए साइना है वो स्वयं से जो है बात कर रही हैं कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। खुद से बात करना, ठीक है, खुद से जो है जैसे कि आप खुद भी ऐसा करते होंगे, कभी कभी कोई कार्य आप कर रहे हैं और खुद के बारे में जो है सोच रहे हैं, ठीक है, और खुद से जो है बात कर रहे होते हैं, तो उसी तरह जो है साइना सोच रही है किस प्रकार से जो है वो खुद का प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और चिंतन के बारे में जो विचार दिया था उसके अनुसार जो है व्यक्तिगत वाक है, निजी वाक है, ये क्या दर्शाता है, तो इसे जो है हम कह सकते हैं स्वनियमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे स्वनियमन। जो निजी वाक होता है या व्यक्तिगत वाक होता है इसे हम स्वनियमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 का, तो जो भी ऑनलाइन पेपर हुए थे वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ में यदि आप ऑफलाइन पेपर की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो जाकर जरूर वीडियोस को देख लें, बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेपर जो है अपलोड हो चुके हैं। तो अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं, आप वहां से जरूर देख लें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। शुरू करते रहेंगे। हमारा प्रश्न है मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए।
मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। देखिए, मूल्यांकन जो है इसलिए नहीं किया जाता है ताकि जो पुरस्कार वितरण के लिए जो लिस्ट बनाना है, जिन्होंने जो है अच्छे नंबर अंक प्राप्त किए हैं, उनकी पहचान करने के लिए या पुरस्कार वितरण के लिए जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को नामांकित करना, नामांकित करना ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, जब भी आपको ये सब वर्ड दिखे, असक्रिय नेगेटिव होता है, नामांकित, अलग करना, पृथक करना, ये सभी जो है नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो कभी भी आपको देखिए तो आप समझ जाइएगा वो जो है नेगेटिव ऑप्शन होगा। ओके, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, योग्यता के आधार पर जो है समूहों में बच्चों को विभाजित करने के लिए मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य जो है नहीं होता है, इसका लक्ष्य नहीं होता है। तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य यह होता है कि विद्यार्थियों की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकता है, इसे पहचानने के लिए जो है मूल्यांकन किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। यानी कि बच्चों को जो है सीखने में वो मदद करना चाहती हैं अध्यापिका। वो क्या करती हैं, संकेत कुछ देती हैं, इशारे करती हैं कि कुछ जैसे पूछ रही हैं कि क्या, कैसे, क्यों, कैसे ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो प्रश्न करके जो है उन्हें इशारा कर रही हैं, संकेत दे रही हैं, ताकि वे जो है आसानी से सीख सके या जो भी वो कर रहे हैं कार्य, किसी भी कार्य में वो इन्वॉल्व है, उसे पूरा कर सके। तो इसके लिए जो है देखिए, लेव वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। छात्रों में प्रत्याहार, प्रतीकात्मक प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नहीं, ये बल्कि ये जो है अर्थपूर्ण होगा, इससे जो है अधिगम और अर्थपूर्ण बनेगा, ये नहीं होगा, अर्थहीन नहीं होगा। बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी, बिल्कुल नहीं, बल्कि अभिप्रेरित करेगी, ये आपका ऑप्शन गलत है। अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का काम करेगी, बिल्कुल सही। ये जो है बच्चों को जो है स्कैफोल्डिंग के रूप में, पार्ट के रूप में जो है काम, लूसेट का बनाओ, लूसेट का। अच्छा, टेबल पे टेबल पे अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का काम करेगी। जो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है बच्चों को मदद मिलेगी, स्कैफोल्डिंग होगी। ठीक है, वहाँ पे जो है बच्चों को मदद मिल रही है उन्हें सीखने के लिए, इसलिए ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कभी भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आए और स्कैफोल्डिंग आपको ऑप्शन दिखे तो आप समझ जाइएगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतर वही संभावना रहती है। देखते हैं नेक्स्ट, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन। तो देखिए, थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे ब्लर हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे देख आपके ऑप्शंस हैं, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को चुनौती देता है। तो देखिए, बच्चे जब खेल खेल रहे होते हैं तो उस दौरान क्या हुआ कि रोहन जो है एक लड़का है, उसे चोट लग गया, तो उसके पिता ने यह कथन कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये जो है एक सामाजिक जो है भेदभाव को दर्शा रहा है। जो भी हमारे पूर्वाग्रह बने हुए हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह, कि लड़कियां जो है रोती हैं और लड़के जो है नहीं रोते हैं, लड़के जो है अंदर से मजबूत होते हैं, लड़के कभी नहीं रोते हैं। ऐसा हमारा मानसिकता जो समाज में है, और सबकी मानसिकता जो है यही होती है कि लड़के जो हैं बहुत अंदर से मजबूत होते हैं, वो रोते नहीं हैं, लेकिन लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, वो हर छोटी छोटी बात पे रो देती है। इस तरह का जो है मानसिकता हमारी समाज में पाई जाती है, जो कि लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। और रोहन के जो पिता कह रहे हैं, ये जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। तो देखिए, ऑप्शंस में दिए गए हैं कि लैंगिक भेदभाव को कम करता है, नहीं, बल्कि ये जो है लैंगिक भेदभाव को और बढ़ावा देगा, क्योंकि वही बच्चा जो है यह सीखेगा कि लड़कियां जो है कमज़ोर होती हैं और लड़के क्योंकि रोते नहीं हैं तो हमें नहीं रोना चाहिए, बल्कि लड़कियों को जो है रोना चाहिए, लड़कियां कमज़ोर होती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं, ये जो है
लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है, समानता को बढ़ावा नहीं देता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, बिल्कुल सही, ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। देखिए प्रगतिशील कक्षा वो कक्षा होती है जहाँ जो है बच्चों को जो है विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अच्छे से सीख सके, अच्छे से अपना आगे अपना लक्ष्य को पूरा कर सके, या जो भी जिन भी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, वो उस काम को कर सके। ओके, तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों पर के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी बच्चों को जो है नंबर के अनुसार से नहीं देखना है। यदि कोई अच्छा नंबर ले आता है एग्ज़ाम में तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो है बहुत अच्छा है पढ़ने में या वो जो है बहुत टैलेंटेड है। हालांकि हमारे समाज में ये देखा जाता है जो बच्चे जो है अच्छे अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में उन्हें हम बहुत जो है रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो फेल कर जाते हैं उन्हें जो है अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। तो ये जो है मानसिकता है एक प्रकार की, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो नंबर लाया वही जो है टैलेंटेड है, वो उसी में जो है बहुत सारे गुण हैं। बल्कि और भी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम नंबर लाते हैं लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे दूसरे गुणों से जो है वो भरे हुए रहते हैं और उनमें बहुत सारे टैलेंट देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत कम पढ़ के भी बहुत आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम समाज में ये भी देखते हैं। तो ये आपका कहना गलत है, ठीक है। नामांकित एक प्रगतिशील कक्षा में कभी भी जो है अंक के आधार पर जो है नामांकित नहीं करना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। अध्यापक को अचर पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के बीच में जो है कंपटीशन नहीं बढ़ाना है, ऐसे इसमें जो है एक दूसरे से जो है नेगेटिव जो है मानसिकता बनती है, एक दूसरे के जो है वो दुश्मन समझते हैं ना कि दोस्त, एक दोस्त समझते हैं। तो कंपटीशन नहीं बढ़ाना है, कंपटीटर नहीं बनाना है एक दूसरे को, बल्कि उन्हें जो है दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है, फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक प्रगतिशील कक्षा में जो है क्या होता है, समूह में बच्चे कार्य करते हैं, एक दूसरे से जो भी ज्ञान है वो शेयर करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं और अपनी भाषा, अपनी कल्चर, हर चीज़ को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इससे जो है बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास डैश चरण को दर्शाता है। तो देखिए कौन सा चरण में जो है ऐसा जो है होता है कि किसी कार्य को इसलिए किया जाता है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति दे रहे हैं। तो ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व, प्रथागत। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रथागत। प्रथागत चरण को जो है ये दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजीकरण के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। नहीं, परिवार जो है प्राथमिक कारक होती है समाजीकरण की, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, नहीं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। मैंने अभी भी बताया परिवार जो है प्राथमिक कारक होते हैं और जनसंचार जो है ये द्वितीयक कारक है, लेकिन परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण का कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यही सही होगा आपका, क्योंकि इसमें जो है कहा गया है कि परिवार जो है, विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार जो है प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं है बल्कि ये द्वितीयक कारक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, देखिए तो बहुबुद्धि बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, इनके अनुसार जो है यह सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शंस हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता की कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। और देखिए बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है, ऐसा नहीं होता है कि आप बुद्धि लब्धि को जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा ही सिर्फ माप सकते हैं। और देखिए ये एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी होगा यहाँ पे, ठीक है, सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नहीं, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये होगा कि बुद्धिमत्ता की जो है विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास के, जिसमें जो है आपका आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये 4 आपकी अवस्थाएं आती है। इसके अंतर्गत जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है विकास का कौन सा गुण जो है मुख्य गुण जो है होता है, आपको इसमें बतानी है। आपके ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच नहीं, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता नहीं, अमूर्त सोच का विकास बिल्कुल भी नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका 2 से 6 वर्ष का समय होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, इस दौरान जो है अमूर्त रूप से सोचना बच्चों के लिए संभव नहीं होता है। तो वो जो है तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं होगा। विचार सोच में केंद्रीकरण, ये आपका सही हो जाएगा। विचार सोच में जो है केंद्रीकरण का गुण उनमें होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होती है, विकास का केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है, जन्म से लेकर जो है ये जो है मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो है केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है, ये गलत हो जाएगा। विकास बहुआयामी होती है, बिल्कुल सही। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सभी के लिए समान नहीं होती है, सबके लिए जो है विकास अलग अलग तरीके से हो सकता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, बिल्कुल नहीं। विकास जो है हर तरह से होता है, मानसिक, शारीरिक, और वो जो है समाज से, पर्यावरण से, परिवेश से, विद्यालय से भी और परिवार से भी, हर एक जगह से जो है विकास हमें मिलती है, न कि सिर्फ विद्यालय से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, विकास बहुआयामी होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया था, ये जो है अधिगम प्रक्रिया के किस पर जोर देता है। तो आपके ऑप्शंस हैं अभिप्रेरणा, संतुलनीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण। ये जो है जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधिगम प्रक्रिया में जो है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो देखिए जो जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं विकास का समीपस्थ क्षेत्र,
स्कीमा, मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्कीमा। कहीं भी जीन पे आ जाए देखिए और स्कीमा दिखे तो आप समझ जाइएगा स्कीमा करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से लेब वैगस की दिखे और स्कैप फोल्डिंग दिखे तो आप समझ जाइएगा वे जो है उनका उससे रिलेटेड होता है, करेक्ट आंसर वही होता है। ठीक है, तो स्कीमा हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा क्या होती है कि जहाँ पर जो है सभी वर्गों के बच्चे और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सभी जो है एक नियमित विद्यालय में पढ़ते हैं, जो जिसमें जो है सामान्य बच्चे अध्ययनरत होते हैं। तो देखते हैं इसमें जो है क्या जो है किस पर जो है जोर दिया जाना चाहिए समावेशी कक्षा में। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव। बिल्कुल नहीं, सामाजिक पहचान के अनुसार से अलगाव करना ये गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, बिल्कुल सही हो सकता है ये। बच्चों को जो है अवसर दिया जाना चाहिए, हर बच्चा को जो है अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है दृष्टिबाधित है या कोई बच्चा जो है श्रवण संबंधी दिक्कत है उसको, तो उसे जो है भेदभाव किया जाए, या कोई सामाजिक पिछड़ा वर्ग से आता है, पिछड़ा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है, तो उसे जो है अलग रखना या उसे जो है कोई अवसर ना देना, अपने जो है क्रियाकलापों में उसे जो है सहभागी नहीं बनाना, ऐसे नहीं करना है, बल्कि हर बच्चे को जो है अवसर दिया जाना चाहिए। इसे ही जो है एक्चुअल में हम समावेशी कक्षा कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ही इसमें करेक्ट होता। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो देखिए कौन सा जो है शब्दावली है ये सबसे जो है उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो देखिए जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है इसके अनुसार जो है कौन सा शब्दावली जो है प्रयोग के लिए उपयुक्त है, तो ये जो है आपका हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, विकलांग है नहीं करना है, और अशक्त नहीं प्रयोग करना है आपको, मंदित छात्र नहीं करना है। ठीक है, विकलांग छात्र बिल्कुल नहीं यूज नहीं होगा, मंदित भी नहीं होगा, अशक्त शरीर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है कोई बच्चा जो है शारीरिक रूप से अशक्त है तो उसे जो है आप क्या कहेंगे, उसे जो है शारीरिक दिव्यांगता है। विकलांग शब्द का आपको प्रयोग नहीं करना है और मंद शब्द भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अधिनियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में ये बात रखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो देखिए जब जन्म से जो है किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। तो देखिए मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक नहीं, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक नहीं। जन्म से जो है किशोरावस्था तक बच्चों का विकास का क्रम जो होगा आपका होगा सांवेदिक, फिर मूर्त, तब जाकर अमूर्त विकास होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सांवेदिक। ठीक है, और उसके पश्चात मूर्त होता है, उसके पश्चात अमूर्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका विकास का क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है हर एक में पाई जाती है। सभी बच्चे, सभी इंसान जो है एक प्रकार के नहीं होते हैं, सभी में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो है प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, योग्यता अनुसार से जो है समूह बनाया जाना नहीं, आपका गलत हो जाएगा।
और देखिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये जो है क्या अधिगम की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में काम करता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, बिल्कुल नहीं। क्या इसे जो है अध्यापक के लिए जो है असफलता का काम करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए ये जो है महत्वपूर्ण है कि जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं जो है क्लासरूम में है और प्रगतिशील कक्षा में जो है एक महत्वपूर्ण इसे जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। जुड़ जाइए क्योंकि सभी पेपर जो है इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और अभी जो है फिलहाल जो है हम लोग ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी एक ग्रुप में चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। ईवीएस जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है सीटेट की परीक्षा के लिए। और इसमें जो है आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। यदि आप 6 to 8 तो पेपर 2 के लिए हो गया, 1 to 5 के लिए आप तैयार कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। तो इसमें जो है एनसीईआरटी 1 to 5 3 to 5 यदि आप पढ़ लेते हैं तो पर्यावरण अध्ययन का जो बुक है तो आपके लिए इतना काफ़ी होगा। यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं, बस चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, तब भी जितने भी प्रश्न जो आते हैं सीटेट में वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिए गए हैं। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, सभी वीडियोज जो है उसमें अवेलेबल कर दिए गए हैं। यदि आप पेपर 2 का भी तैयारी करते हैं तो वो भी वीडियोज अवेलेबल है। और एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या आप जो है बीपीएससी आगे देने वाले हैं, उसका भी तैयारी साथ में यदि आप कर रहे हैं तो लूसेंट का जो है अभी सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें हम 1 शॉट रिविजन कर रहे हैं। वो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उसे भी जरूर देख लें। लूसेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल एग्जाम्स नामक प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो सभी अवेलेबल किए गए हैं, तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ईवीएस में जो है मानचित्रण कौशल जो है किस काम के लिए होता है? आपके ऑप्शंस है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो देखिए जो मानचित्र है जो है, यदि हम मानचित्र को जानते हैं तो ये जो हमें कौशल है ये जो है हमें क्या चीज के लिए जो है ये फायदेमंद होती है? तो ये जो है आपको स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। हम जो है इससे जानते हैं कि कौन सा स्थान जो है कहाँ पर है, और साथ में ये भी जानते हैं कि दिशा के बारे में हमें इससे ज्ञान मिलती है। ठीक है, तो मानचित्रण कौशल जो है स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। देखिए समयन एक लड़का है, यहाँ पे एक शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है। वे जो है अपनी आमतौर पर वो क्या करते हैं कि अपना कक्षा कार्य जो मिलती है वो नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो देखिए यानी कि वो शिक्षक जो है उन्हें कार्य दे रही है कुछ करने के लिए, क्लास वर्क दे रही है, लेकिन वे जो है संयम जो है ये नहीं कर रहा है, हमेशा जो है वो बदमाशी करता है। वो जो है क्या कर रहा है, अपना दिया हुआ कार्य जो है वो पूरा नहीं करता है। तो इस मुद्दे को हल करने के लिए जो है आप क्या कीजिएगा, एक शिक्षक के रूप में आपको इस प्रश्न का उत्तर बतानी है। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। क्या आप उनके माता पिता से बात करेंगे और उन्हें सलाह देंगे, ये अच्छा तरीका होगा? नहीं। देखिए किसी भी बच्चे का जो है डायरेक्ट गार्जियन से कंप्लेन कर देना ये सही तरीका नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। जो भी कार्य अन्य बच्चे कर रहे हैं वो उसे भी करना होगा। ठीक है, तो सिर्फ आसान गृह कार्य देने से जो है वो नहीं सीख पाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार
कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और देख लेते हैं, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। किसी दूसरे बच्चे से जो है उसका कक्षा कार्य जो है उसे पूरा करने में मदद करने के लिए, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी कठिनाई का पता लगाए, आखिर क्या कठिनाई है जो है दिया हुआ कार्य कक्षा कार्य नहीं कर रहा है। इसकी कठिनाई को पहले पता लगाना होगा और उसके अनुसार जो है कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना होगा। ये सबसे अच्छा तरीका होगा। एक शिक्षक के रूप में आप ये इस मुद्दा को हल करने के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी सीटेट के जो प्रश्न है आप एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे जो है आप एक स्टूडेंट के लिए जो है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस रूप से आप देखने का प्रयास करें। जो भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं सीटेट में, चाहे वो आपका ईवीएस का हो या सीडीपी का हो या कोई भी पेडागोजी सेक्शन हो, मैथमेटिक्स का हो या कोई भी हो, वो जो है इसी से लगभग संबंधित होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक वाद विवाद का ऐसा आयोजन किया गया, मुस्कान ने किया। ओके, मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने जो है एक मुस्कान जो है एक शिक्षिका है, उन्होंने जो है ऐसा वाद विवाद बातचीत जो है किससे किया, बच्चों से किया, स्टूडेंट से किया। और तो इसके पीछे जो है इनका क्या उद्देश्य है, क्यों उन्होंने कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। नहीं, क्या इसके लिए जो है उन्होंने डीजल को प्रतिबंध करने के लिए कहा, नहीं। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, बिल्कुल सही। डीजल का प्रयोग जो है नहीं करना है, इस पर जो है वो जोर देना चाहती है। वो जो है इस डीजल के प्रयोग को जो है वाहनों में प्रतिबंध लगाना चाहती है, इसी कारण से जो है इसके प्रति जो है उन्हें संवेदनशील बनाना चाहती है, इसी कारण से जो है उन्होंने इस मुद्दे पर बात किया। यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये छात्रों को विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। इसमें वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, क्योंकि इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, जो धुआं निकलते हैं डीजल वाहनों से। इसीलिए जो है ऐसा टॉपिक जो है क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो देखिए, कुछ हजार साल पहले जो है तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन जो है उन्होंने किया था। इसके आधार पर जो है कक्षा 5 में ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है, बिल्कुल सही। देखिए इसमें जो है नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। और देखिए ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग को सुधार करने में मदद करेगा। क्या शिक्षार्थी को जो है उन्होंने रिकॉर्ड जो दिया है उसमें सुधार करने का कार्य करना है, नहीं, ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ कार्य जो है नहीं दिया गया शिक्षार्थियों को। जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है उसे सुधार करने के लिए नहीं दिया गया है, या ऐसा कुछ उन्हें मदद इसमें नहीं चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, बिल्कुल सही।
यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका का सराहना करने में मदद करता है। जो तालाब है, ये सब जो है, या जो अलबरूनी है, इनके बारे में जब वो जानेंगे तो इससे जो है उन्हें इतिहास के साक्ष्यों के बारे में जो है पता चलेगा। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 1, 3 सही, 1, 3 और 4 भी सही है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो देखिए, ईवीएस जो है एक एकीकृत विषय है। इसमें जो है थीम के द्वारा, थीम जो है दिया गया है, बजाय कि यहाँ पे चैप्टर्स वाइज के बजाय जो है यहाँ पे थीम दिया गया है, उप थीम दिया गया है, उसी के अनुसार जो है इसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। ईवीएस की प्रकृति जो है एकीकृत है। इसमें जो है आपका साइंस यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित जितने भी उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम आते हैं, लगभग सभी इसमें जो है संयुक्त रूप से आपको देखने को मिलते हैं ईवीएस में। और इसमें जो है इसीलिए जो है इसे एकीकृत प्रकृति के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसे जो है एकीकृत कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। किसके लिए जो है ये सहायक है, देख लेते हैं। ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। बिल्कुल सही। इसमें जो है ये जो है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करता है और करने में, और इसे जो है संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में। इससे जो है बच्चे आसानी से सीखते हैं। और इसका एकीकृत जो प्रकृति है, ये जो है सभी शिक्षार्थियों के लिए सहायक है। ये जो है शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन देखा जाए तो दी गई सूचना और विवरण से सीखने में नहीं होगा, पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए नहीं, पाठ्यचर्या का भार कम करने और शिक्षार्थी को सार्थकतापूर्वक सीखने में नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? आपके ऑप्शन है समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, न्याय प्रति सरोकार। तो देखिए, जो ईवीएस में आकलन के लिए जो है व्यापक संकेतक नहीं है कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। जो प्रश्न जो है बच्चे पूछते हैं, इसे एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। आपके ऑप्शन है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। क्या नियम को पालन के बढ़ावा देने के लिए जो है बच्चे प्रश्न करते हैं? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही। बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसे जो है, और वो जब प्रश्न करते हैं तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ती है, और वो जो है जो भी उनके जिस चीज के प्रति जो उनकी जिज्ञासा रहती है उसके बारे में वो आसानी से अधिगम कर पाते हैं। इसलिए जो है प्रश्न पूछना एक अच्छा चीज होता है, इसे जो है अच्छा माना जाता है। तो एक पर्यावरण अध्ययन में जो है प्रश्न करने को रणनीति के रूप में हमेशा उपयोग इसका किया जाता है, क्योंकि इससे जो है बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं, ध्यान खींचने के लिए नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो देखिए कौन सा कार्यकलाप जो है जिसमें इंद्रियों का जो है अधिक संख्या में यूज हो, ठीक है, उपयोग हो रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और देखिए नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों का प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को आमंत्रित करना। क्या व्यक्तियों को आमंत्रित करना, इससे जो है आप
आपका जो है इस प्रकार की गतिविधि से जो है क्या आपका जो है जो आपका इंद्रिया जो है इसमें शामिल होंगे? नहीं होगा ये, ठीक है, तो का गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। सिर्फ समूह चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें जो है इंद्रियां शामिल हो वो है आपका नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है अपने इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। इंद्रिया का जैसे आंख का प्रयोग करेंगे देखने के लिए, नाक का प्रयोग कर सकते हैं, कान का प्रयोग कर सकते हैं, छूकर कोई चीजों को देखेंगे जब वो भ्रमण करने जाएंगे तो ये सब इसमें जो है अधिक जो है इंद्रिया शामिल है। इस तरह जो भ्रमण कार्य होती है इसमें जो है इंद्रिया अधिक शामिल होती हैं, तो इसीलिए जो है ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो देखिए आपने हमेशा आप ये सुनते होंगे आपके शिक्षक के द्वारा जो है ऐसा कहा जाता है कि पत्र पत्रिकाएं से जो है हमें जुड़े रहना चाहिए। इससे जो है हमें दैनिक जीवन में क्या चल रही है, दुनिया में क्या चल रही है, इससे जो है हम जुड़ पाते हैं, इससे हम जान पाते हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में अपने स्टूडेंट्स को आप भी यही सलाह देंगे कि आपको जो है पेपर पढ़ना चाहिए। डेली का जो पेपर होता है इसे पढ़ना चाहिए। टीवी में जो हम घंटों मूवीज देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गीत सुनते हैं, इसके बजाय जो है आपको समाचार देखना चाहिए। ये सब हम सलाह देते हैं। तो ये सब देखिए क्यों जो है यहाँ पे तो समाचार पत्र और पत्रिका को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है इकरा एक शिक्षक के रूप में, क्यों आप इसे प्रोत्साहित करते हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। क्या इससे जो बच्चे स्वतंत्र होते हैं? नहीं। या शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है? नहीं। क्या जो है इससे बच्चों का और कंपटीशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और कॉम्पिटिटर होंगे? नहीं, ये नहीं होगा आपका। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है? नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखिए ये शिक्षार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है, बिल्कुल सही। जब बच्चे जो है पेपर पढ़ते हैं उसे जो है दुनिया भर की खबरों को उन्हें जानकारी मिलती है। राजनीतिक फील्ड में क्या चल रहा है, क्या आर्थिक मुद्दे हैं, क्या जो है खेल में क्या हो रही है, या और भी जैसे बॉलीवुड से संबंधित न्यूज होते हैं, या कोई रिजल्ट से संबंधित न्यूज होते हैं, एजुकेशन से संबंधित न्यूज होते हैं, और साथ में योगा से संबंधित भी न्यूज हमें देखने को मिलती है। हर एक फील्ड से जो है न्यूज हमें देखने को मिलती है पेपर में। तो ये जो है बच्चे जो है इससे क्या होते हैं कि अपने संसार से जुड़ पाते हैं, उन्हें जो है बहुत सारी जानकारी पेपर से मिलती है। इसलिए जो है पेपर पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो देखिए तोरांग जो है जंगल को कहा जाता है। किसी एक स्पेशली एक राज्य में कहा जाता है, और इससे संबंधित बहुत बार आपका प्रश्न पूछा गया है। ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे टिक करके रखिएगा। इसमें जो इससे जो है बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि तोरांग का अर्थ क्या होता है, कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि जंगल का दूसरा नाम क्या है, और ऑप्शंस में दिया गया रहता है, तोरांग भी दिया गया रहता है। आपको इस तरह से चूज करना भी रहता है, और खास करके ये पूछा जाता है कि किस राज्य में जो है तोरांग का अर्थ जंगल होता है। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो है ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। मिजोरम, झारखंड, असम, ओडिशा। तो जो तोरांग जो है तोरांग को जो है जंगल को जो है तोरांग कहा जाता है, ये कहा जाता है झारखंड में। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट VBI प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, ठीक है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो देखिए इसका फिगर बनाते हैं पहले, ठीक है। पहले जो है आप दक्षिण में जा रहे हैं, तो दक्षिण आपका यहाँ पे X है, घर आपका यहाँ पे है, ठीक है। X के दक्षिण में आप 125 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, 125 मीटर जाते हैं, ठीक है।
फिर ठीक पूर्व में, यानी कि पूर्व इधर हो गया आपका 100 मीटर, ठीक है, पूर्व में 100 मीटर आप जा रहे हैं। और देख लेते हैं, पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय में पहुंचते हैं, यानी कि ये भी 125 मीटर ही है और इस ये जो है वाई है, ठीक है, ये भी 125 मीटर है। और ये देखिए यहाँ पे दोनों जो है सामने आ गए एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि ठीक सामने है, ठीक है। और देखिए वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो देखिए ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, 100 मीटर ठीक पश्चिम, 125 मीटर ठीक उत्तर। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स, एक्स यानी कि ये जो है कहाँ पर है आपको बताना है, यहाँ पे आपका एक्स जो है घर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 100 मीटर, यहाँ का जो दूरी होगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। और इसका वाई से डायरेक्शन को देखा जाए तो ये जो है पश्चिम में है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100 मीटर पश्चिम में, ठीक है, 100 मीटर ठीक पश्चिम। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 में ही दे दिया गया है 100 मीटर ठीक पश्चिम, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 71 का, ठीक है, 100 मीटर ठीक पश्चिम आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि हमने फिगर में समझा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो देखिए मिर्ची जो है सबके लिए आवश्यक होती है, खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए। बिना मिर्च के जो है हम खाना खा भी नहीं सकते हैं, जैसे कि नमक की हमें आवश्यकता होती है उसी प्रकार से जो है मिर्च की भी आवश्यकता होती है। एक दिन बिना मिर्च के यदि खाना हम लोग बना ले तो उसे जो है हम लोग से खाया नहीं जाएगा, क्योंकि हमें जो है इसकी आदत लग चुकी है तीखा खाने का। तीखा खाना जो है अधिकतर लोगों को पसंद होती है। तो ये मिर्च जो है कहाँ से आया था, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है, किस देश से आखिर ये लाया गया था भारत में, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा गया है, आपको बतानी है किस देश से जो है मिर्ची जो है आया था। आपके ऑप्शंस है दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। तो देखिए ये जो मिर्ची है चिल्ली, ये जो आया था दक्षिणी अमेरिका से आया था, साउथ अमेरिका से जो है इसे लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है आपको, इसमें स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। तो देखिए 4 जून को जो है 4 जून 2020 को जो है यहाँ पे 2020 को जो है 22:30 बजे नागरकोइल से चली। 22 यानी कि 10:30 में जो है नागरकोइल से ट्रेन चली है, रेलगाड़ी चली है, ठीक है। और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मंडगांव पहुंची। 6 जून को देखिए 4 जून को यहाँ चली है और 6 जून को पहुंची है। तो 6 जून को कितना बजे पहुंची है, 4:30, यानी कि सुबह का ये 4:30 होगा आपका, क्योंकि सिर्फ 4:30 है। 16:30 रहता तो ये जो है आपका शाम का 4:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 जून से लेकर जो है 5 जून जब हुआ तो 5 जून में 22:30 जब हुआ तो 24 घंटे हो गए, ठीक है। और उसी प्रकार से जो है जो बचा हुआ आपका 22:30 है, तो यहाँ पे आपका 1.5 घंटा समय और हो गया, ठीक है, 1.5 घंटा और लगा, प्लस में आपका 4:30 लगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐड किया जाए, 1.5 घंटा को और 4.5 घंटा को ऐड किया जाए तो 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 24 घंटा लगा और प्लस में 6 घंटा लगा, तो टोटल समय जो है आपको यहाँ पे 30 घंटा लगा है, 30 आवर्स लगे हैं। और देखिए यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो 1145 किलोमीटर जो है दूरी है और टाइम जो है 30 घंटा हमने निकाल लिया है। तो इसे जो है कैलकुलेट किया जाएगा तो 38.5 आपका किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो देखिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 38.5 किलोमीटर
पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आपके ऑप्शन है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। छत्ते में जो है बहुत सारी मक्खियां होती हैं जो काम करती है, बिल्कुल सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही। अधिकतर जो है मादा मक्खियां होती हैं और उसमें जो है एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, नर मक्खियों की संख्या बहुत कम होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अभी भी मैंने कहा ये बिल्कुल सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, नहीं, नर मक्खियां जो है छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। यही आपका ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं दिया गया है मधुमक्खियों के बारे में। ठीक है, और जो मधुमक्खी होते हैं इसका जो है पालन जो है इसका ठंडी के दिनों में किया जाता है, अक्टूबर दिसंबर में। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मक्खियां जो होती हैं, मक्खियां के छत्तों के विषय में जो है, इसमें छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। कुछ ही नर मक्खियां इसमें होती हैं और ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है छत्ते के लिए। और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे इसके विषय में सही नहीं दिया गया है, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान का, माफ कीजिएगा, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? आपके ऑप्शंस है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ी लिखित संविधान है और इसे जो है बहुत सारे जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी इसमें बहुत रोल रहा है भारत के संविधान बनाने में। और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने जो है जिनकी अध्यक्षता में जो है भारत के संविधान लिखा गया था। और इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और भारत के संविधान के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। इसका जो है अनेक विशेषताएं हैं, ये जो है लचीला भी है एवं कठोर भी है और इसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया भी दिया गया है। तो बहुत सारे जो है इसकी विशेषताएं हैं भारत के संविधान की और ये दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है जिसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा 75 का। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में लूसेंट का भी जो है सीरीज अब स्टार्ट हो गया है चैनल पर। तो यदि आप जो है तैयारी करने वाले हैं बीपीएससी का या आप सीटेट के साथ ही बीपीएससी का भी कंटिन्यू यदि आप रख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा ही होता है कि यदि कोई स्टूडेंट जो है सीटेट के साथ बीपीएससी का भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस कुछ कम नहीं है, बीपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो यदि शिक्षक बनने के लिए जब सीटेट के पश्चात आपको बीपीएससी अचानक से जो है यदि करना पड़ गया तो उसके लिए भी आपको बहुत समय देना पड़ सकता है। तो आपसे जो है मेरी यही सलाह रहेगी आपके लिए कि आप जो है साथ में ही तैयारी शुरू कर दें बीपीएससी के भी, क्योंकि बीपीएससी तैयारी कंप्लीट करेंगे, क्लियर करें, क्रैक करेंगे तभी जाकर जो है आप टीचर बन पाइएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है सीटेट के साथ साथ जो है बीपीएससी तैयारी का भी तैयारी शुरू कर दें। तो चैनल पर लूसेंट का जो है तैयारी शुरू हो चुका है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं लूसेंट का वो हम कवर करने वाले हैं और कुछ वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। लूसेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल एग्जाम्स नामक प्लेलिस्ट बना दिया गया है आप सभी के लिए। और यदि आप अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से जरूर उन वीडियोज को देख लें। सीटेट का यदि हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सभी सीरीज जो है हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं और पेपर 1 का पेपर 2 का भी अपलोड हो चुके हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज को जरूर से जरूर देख लें। तो हमारा प्रश्न है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए कुछ कार्य दिए गए हैं यहाँ पे। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, जल और खनिज को अवशोषित करना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इनमें से जड़ों का कार्य क्या है? जो जड़ होता है पौधा का, इसका क्या कार्य होता है? ये एक पौधा है तो इसमें जो है इसका जो जड़ है,
ठीक है। इसमें जो है इसका यदि जड़ का हम बात करें तो इसका जड़ जो है ये है आपका, ठीक है, जो ये फैला हुआ रहता है इसे ही हम जड़ कहते हैं, ठीक है। तो इस जड़ का क्या कार्य होता है आपको बतानी है। तो जड़ का क्या कार्य होता है देख लेते हैं। पौधों को सहारा देना, बिल्कुल सही। जड़ जो है पौधों को सहारा देते हैं। जब नीचे जो है नींव मजबूत रहती है तभी तो घर जो है वो अच्छे से टिक पाता है। उसी प्रकार से जो है जो पौधा का जो नींव है वो जड़ है। जब जड़ मजबूत रहेगी तभी जाकर जो है पौधा को जो है सहारा मिलती रहेगी, वो ये जो है सीधा खड़ा रहेगा। जब जड़ ही सहारा नहीं देगा तो पौधे जो है गिर जाएंगे, सीधा खड़ा नहीं रह पाएंगे। तो ये सहारा देती है, ये सही है। ह्यूमस प्रदान करना, देखिए ह्यूमस क्या होता है कि जो अपघटन से जो पौधे या कोई भी चीजें जो है सड़ जाती हैं, उससे जो उसका जो डिकम्पोज होता है, अपघटन से जो हमें प्राप्त होती है उसे ही जो है सड़ा हुआ चीज जो होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ये जो है मिट्टी में पाई जाती है, तो ये जड़ से जो है इसे नहीं प्राप्त होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भोजन संचित और भंडारण करना, जड़ जड़ में जो है भोजन भी जो है संचालन होती है, ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए जल और खनिजों को अवशोषित करना, जड़ ही जो है जल को मिट्टी से जो है अवशोषित करता है और खनिज भी अवशोषित करता है, तभी जाकर जो है पौधे जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसमें फल आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है पौधा बढ़ते हुए जाता है और ग्रो करता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, जड़ का ये भी कार्य है। तो देखिए 1, 3, 4 इसमें करेक्ट दिया गया है, सेकेंड सही नहीं होगा। 1, 3, 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संघ शासित प्रदेश जो है आपने यदि पढ़ा होगा तो 8 जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं भारत में। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए ये जो है इसमें जो है मणिपुर जो है एक राज्य है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वहीं पे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी और जम्मू एंड कश्मीर भी। पहले जम्मू और कश्मीर जो था वो एक राज्य थी, लेकिन इसे जो है अब जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है और इसे 2 भागों में जो है विभाजित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 1 इसमें। मणिपुर जो है एक राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। उत्पादक कौन से हैं, तो देखिए इसमें जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। कच्चे तेल के उत्पादक कौन कौन से हैं, आपके ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो ये है भारत के जो है ये है गुजरात और तमिलनाडु में जो है कच्चे तेल का उत्पादन होती है। यहाँ जो है जो धरातल में से जो है चट्टाने और सारी चट्टाने होती है, वहीं से जो है पेट्रोलियम को निकाला जाता है। पेट्रोलियम या कच्चा तेल, क्रूड ऑयल सेम चीज होते हैं, ठीक है। और भारत में जो है गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है। और प्रथम बार जो है खुदाई ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था और वहीं से जो है सबसे प्रथम बार जो है क्रूड ऑयल निकाला गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकने योग्य है। ठीक है, तो कौन कौन सा जो है वो पक्षियां हैं जो मानव की आंखों से 4 गुना अधिक दूरी तक जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, कौवा है, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता। तो देखिए कौवा नहीं देख सकता है और यहाँ पे देखिए फाख्ता, कौवा ये नहीं देख सकते हैं, मोर भी नहीं देख सकते, बाज देख सकता है, कबूतर और तोता नहीं देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध। ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो मानव नेत्र से जो है 4 गुना अधिक दूरी तक जो है ये वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बाज, चील और गिद्ध। याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं आपके सीटेट परीक्षा में। नेक्स्ट है
पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली की कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो देखिए आपके ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है एक प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट साड़ी होती है और इसका डिजाइन जो है बहुत ही सुंदर होती है। तो ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध जो है ये साड़ी है, या ये विशेष प्रकार की जो बुनाई एक प्रकार की होती है, ये किस राज्य की है? तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा तेलंगाना। पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य में होता था, अब जो है क्योंकि आंध्र प्रदेश को बांट दिया गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के में 2 भागों में विभाजन हो गई है आंध्र प्रदेश की, तो अब जो है ये तेलंगाना में प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए लौह तत्व प्रचुर मात्रा में जिसमें पाई जाती है, उसे जो जो एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति होती है उन्हें उपयोग करने के लिए कहा जाता है। जो भी व्यक्ति जो है एनीमिया से ग्रसित होती है, खून की कमी से ग्रसित होते हैं। एनीमिया जो ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है, शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए जो है लौह युक्त, आयरन युक्त जो है फूड को लेने की सलाह दी जाती है। तो कौन कौन से फूड है जिसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं, देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है आंवला, बंद गोभी, टमाटर। देखिए आंवला, बंद गोभी, टमाटर नहीं होगा आपका, क्योंकि ये नहीं होगा। ठीक है, बंद गोभी, आंवला, पालक में पाए जाते हैं। ठीक है, और आंवला में भी जो है प्रचुर मात्रा में आयरन पाए जाते हैं, लेकिन बंद गोभी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा ये भी। ठीक है, गुड़, आंवला, टमाटर में प्रचुर मात्रा में आयरन तो नहीं पाए जाते हैं, गुड़ और आंवला में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंवला, पालक, गुड़, यही आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4। आंवला और पालक और गुड़, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति हैं उन्हें जो है लेने के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें जो है प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। आपके ऑप्शन है जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो कौन थे ये आपको भी पता होगा, बहुत बार ये प्रश्न जो है आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि किसने, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है मटर के पौधों पर शोध किया था और उन्होंने जो है ये पाया था कि जो जोड़ियों में जो है विभिन्न गुण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि टॉल एंड डॉफ यानी कि बौने और लंबे, पीले और हरे, खुरदुरे, चिकने, इस प्रकार के जो है उसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ये थे आपके जॉन मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल ने जो है पी में एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट किया था। बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। ओके, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो देखिए इसमें जो है क्या होता है कि घर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है बांस के खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। बांस के खंभे के ऊपर जो है इस प्रकार से घर को बनाया जाता है। तो बांस के खंभों पर बनाया क्यों जाता है और कौन से राज्य में जो है इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, तो जान लेते हैं। ये जो है बनाए जाते हैं असम राज्य में, और असम राज्य में जो है क्योंकि बाढ़ वहाँ पे बहुत आने की संभावना होती है, जंगली जानवरों से अधिक खतरा रहती है, तो इसी कारण से जो है वहाँ के घरों जो है बांस के खंभों के ऊपर बनाई जाती है जंगली जानवर से सुरक्षा हेतु, और साथ में जो है बारिश बहुत अधिक होती है बाढ़ से बचने के लिए, ताकि पानी जो है घर के अंदर नहीं आए, इससे बचने के लिए जो है घरे जो है बांस के खंभों के ऊपर यानी से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर
बनाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका असम, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत की मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो देखिए यहाँ पे जो भारत के मानचित्र में दिल्ली जो है कहाँ पर है, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे लगभग दिल्ली आपका मान लीजिए यहाँ पे है। देखिए मैं शॉर्टकट में मानचित्र बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए आपका दिल्ली है, तो पूछा गया है किसका, इसके सापेक्ष दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात किधर है, गुजरात तो आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ है, इसके इस तरफ जो है गुजरात है और इस तरफ है, ठीक है। तो ये दक्षिण की ओर गया, फिर इधर पश्चिम की ओर चला गया, तो दक्षिण पश्चिम में जो है क्या है, गुजरात है, ठीक है। उसी प्रकार से बिहार का यदि बात करें तो बिहार जो है इधर है, तो बिहार इधर है, तो इस तरफ हो गया आपका पूर्व हो गया, और उसके पश्चात जो है आपका ऊपर की ओर जाएगा ये, क्योंकि उत्तर में है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, नहीं ये उल्टा है। दक्षिण पश्चिम में जो है गुजरात है, और उत्तर पूर्व में जो है बिहार है, पटना है, ओके। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट दिया गया है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो है दिल्ली से जो है देखा जाए तो ये दोनों राजधानी पड़ेंगी, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे। क्या एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना आप बनाएंगे? पेडागोजी का ये क्वेश्चन है ईवीएस का, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। और देख लेते हैं क्या दिया गया है, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ठीक है। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि एकीकृत ईवीएस का अर्थ होता है कि इसमें जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन तीनों जो है एक ही ईवीएस में आ जाती हैं, और तीनों का पाठ्यक्रम जो है एक ही में लगभग संयुक्त रूप से जो है आपको देखने को मिलती है एक ईवीएस के पुस्तक में। तो इसके लिए जो है अलग अलग शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता नहीं, अध्यापक रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अध्यापकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग, ये भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको अभी भी बताया कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान ये तीनों जो है ईवीएस के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए जो है ईवीएस को एकीकृत प्रकृति का भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका प्रकृति जो है एकीकृत है, इसीलिए क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट जो है एक ही ईवीएस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, बिल्कुल सही। एकीकृत ईवीएस के लिए जो है 1 या 2 से अधिक जो है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये आपका सबसे सही हो जाएगा। अलग योजना में सभी विषय को अलग करेंगे, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो कौन सा जो है वो विषय है जिसमें जो है एनसीएफ 2005 में जो है सुझाया गया था? तो आपके ऑप्शन से चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। तो ये जो है आपका ऑप्शन 1 होगा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये जो है एक ईवीएस का थीम है, जो छठा थीम है। ये ईवीएस के अंतर्गत जो है 6 थीम है, और जिसमें जो है आपका भोजन आ जाएगा, ट्रैवल आ जाएगा, यात्रा आ जाएगा, ओके। यात्रा और भोजन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और उपथीम भी हैं, ठीक है। उपथीम जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल आपका हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा, ये सभी उपथीम है, ठीक है। 6 थीमों के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोज में, आप जरूर जाके देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये जो है एनसीएफ 2005 में जो है इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नंबर 87, उपाख्यान यानी टोटल अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो देखिए क्या जो है इसमें दर्ज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कूट में आपको आंसर करनी है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। तो देखिए जो उपाख्यान होती है इसमें जो सीधे निर्णय होती है उसी को दर्ज किया जाता है। पोर्टफोलियो में जो है ये सभी जो बच्चों को का क्या समस्या है, उनकी क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूत पक्ष है, ये सभी जो उनकी जो रुचियां हैं, ये सभी चीजें जो है उनमें उसमें दर्ज किया जाता है पोर्टफोलियो में। उपाख्यान में जो है डायरेक्ट जो है निर्णय लेने वाली कथनों का जो है दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दर्ज नहीं किया जाता है, तो ये दर्ज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे निर्णय वाले कथनों को लिखना नहीं, इसे जो है दर्ज किया जाता है। मजबूती और कमजोरियों को पहचान करना, ये पोर्टफोलियो में दर्ज किया जाता है, इसमें दर्ज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है यही बताना है, इसलिए मैं टिक कर रही हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बच्चों की रुचि और संबंधों आदि को पहचान करना, इसे भी दर्ज नहीं किया जाता है। तो 1, 3 और 4 जो है दर्ज नहीं किया जाता है। तो 1, 3, 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें सेकेंड 1, 3 एंड 4 पोर्टफोलियो में जो है ये सभी दर्ज किया जाता है, लेकिन उपाख्यान में ये दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। स्मिता अपने शिक्षार्थी को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो देखिए स्मिता एक शिक्षक है, वो अपने शिक्षार्थियों को जो है लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों को के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में जो है उसे क्या करना चाहिए देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं। केवल लड़कियों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। तो देखिए ये तो लैंगिक रूढ़िबद्धता को और बढ़ावा देगी। इससे जो है और भेदभाव बढ़ेगी कि आप जो है सिर्फ लड़कियों से कह रहे हैं कि रोज जो है तुम लोग का ड्यूटी है क्लासरूम साफ करना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो देखिए ये जो है एक एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी कोई एक लेडी होकर जो है ऑटो चलाती हैं और वो किसी छात्र की माँ है, तो वो जो है एक ऑटो चालक है। एक लेडी होने के बावजूद भी जो है वो ऑटो चालक है, तो ये एक गर्व वाली बात है। और इससे जो है बच्चे क्या होंगे कि और लैंगिक रूढ़िबद्धता जो है इसके प्रति जो है इससे जो है लैंगिक विषमताएं जो है कम होंगी। ठीक है, और उनमें जो है एक ये मानसिकता उनका बनेगा, जो रूढ़िवादी उनकी धारणाएं हैं जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, उसमें जो है वो चेंजेस करेंगे कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और लड़के जो है वो मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। और भी देख लेते हैं। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्र को प्रस्तुत करें नहीं, इससे और वो रूढ़िवादी धारणाओं को सीखेंगे, तो ये नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ये भी आपका नहीं। सबसे जो है अच्छा तरीका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि वे जो है कोई छात्र की माँ जो है यदि ऑटो चालक है, उनको यदि आमंत्रित करती है, या कोई भी फील्ड में है, या डॉक्टर है, नर्स है, या टीचर है, कुछ भी है, तो उन्हें जो है यदि शिक्षक आमंत्रित करती हैं, शिक्षिका आमंत्रित करती हैं और बच्चों को दिखलाती हैं, तो उनमें जो है लैंगिक विषमताएं कम होंगी और लैंगिक समानता के प्रति जो है वो और जागरूक होंगे, और लैंगिक सबको जो है बराबर नजरों से समाज में देखा जाएगा और उनकी जो है धारणाएं बदलेगी। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर के एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। तो देखिए पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग ने भी पढ़ा है बचपन में। तो कक्षा 5 में जो है पुनीत एक शिक्षक के रूप में जो है वो क्या करते हैं, शिक्षार्थियों को जो है मानव शरीर की रूपरेखा बनाने के लिए देते हैं, जिसमें जो है भोजन से संबंधित भोजन विषय पढ़ाने के लिए जो है सबसे पहले उन्हें वो क्या करते हैं, पाचन तंत्र बनाने को उन्होंने कहा।
तो देखिए वो क्या करना चाहते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। क्या वो ये देखना चाहते हैं कि कौन जो है अच्छा ड्राइंग बना सकता है? तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। इसकी प्रक्रिया पर जो है शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना चाहते हैं? नहीं। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है? नहीं, परीक्षण के लिए नहीं बना रहे हैं। और देखिए पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, बिल्कुल सही। पाचन से संबंधित जो है शिक्षार्थी क्या विचार रखते हैं और उन्हें जो है कितना नॉलेज है इसके बारे में, तो भोजन विषय पढ़ाने से पहले जो इसलिए उन्होंने जो है पाचन तंत्र को बनाने के लिए उन्होंने कहा। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? इसको छात्रों को प्रगति की निगरानी करनी है। रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो देखिए रचनात्मक आकलन के प्रति जो है संबंध में जो है सही नहीं है, आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। के प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो भी 31 जनवरी 2021 का पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है। अगले वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। किसी एक ग्रुप में वीडियो को जो है जरूर आप शेयर कर देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।